हिंदुस्तान हमेशा से मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों का गहवारा रहा है। वक्त वक्त पर यहाँ बड़े बड़े शायर, अदीब और दानिश्वर पैदा होते रहे हैं। उन सभी ने अपने अपने दौर में अपनी अजमत का एहसास पूरी दुनिया को कराया है। यहाँ न सिर्फ बड़े बड़े पीर, फकीर और संत पैदा हुए हैं, बल्कि बहुत से मज़ाहिब का जन्म भी यहीं हुआ है। इसीलिए इस मुल्क को संतों और फकीरों का मुल्क भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर वैसे तो बुनियादी तौर पर एक शायर और अदीब थे, मगर उनकी शोहरत की एक बड़ी वजह उनकी रूहानी बुलंदी भी थी। Rabindranath began as a writer, and his paintings are related to his skills as a writer. He had a wonderful hand and extremely calligraphic kind of writing that he did, which needed the use of words in a linear fashion with a rhythmic articulation, with loops and flourishes and so on. 19वीं सदी के अदबी और फन्नी उफक पर जिस फनकार, अदीब, शायर और मुसव्विर ने अपनी सलाहियत का लोहा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मनवाया, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अदब में नोबेल इनाम हासिल करने के बाद पूरी दुनिया उनकी मद्दाह हो गई थी। आज भी लोग बड़ी अकीदत के साथ उनकी कोई ना कोई यादगार अपने घर में जरूर महफूज रखते हैं। इस फन को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाने का नुमाया काम किया। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर तो एक ट्रूली मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी थे। उनका योगदान हर एक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। कहते ना, एक व्यक्ति जो होता है जिसकी सोच इतनी होती है कि वो अपने साथ औरों को भी घेरने की या अपने साथ औरों को भी साथ लेने की क्षमता रखता है, उनमें एक वो बहुत स्पेशल क्षमता थी कि वो औरों को उन्होंने साथ लेके आगे चले। उनमें एक अपने वैभव से, अपने पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से और लोगों को उन्होंने अपनी तरफ खींचा। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की चंद अहम मरकजी यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसका क़याम 1921 में हुआ और 1955 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो गया। लेकिन इस इदारे की हैसियत अंदरूनी मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में इसे बड़े इल्मी और फन्नी मरकज़ के तौर पर देखा और पसंद किया जाता है। Rabindranath Tagore made it mandatory that everybody in Kala Bhavan, including the teachers and students, should come and attend these lectures. He himself was there attending every lecture, listening to what Sri Tilak Ramrish had to say about the modern Western art movements. And this is a remarkable incident because the very, very beginning itself, Kala Bhavan got exposed to what was happening in the modern Western world as far as the art was concerned. And the news they got, the informations they received from Sri Tilak Ramrish was as fresh as anything. It was something which was still happening out there in the West, and Kala Bhavan people already got to know about them. खासकर यहाँ का शोबाए आर्ट तो पूरी दुनिया में मशहूर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन कायम करने का फैसला बहुत सोच समझकर और काफी गौर व खौज के बाद किया था। उन्होंने तकरीबन मुल्क के हर इलाके के जोग्राफियाई हालात का मुताला किया और बाद में उनका दिल यहीं इस मुकाम पर आकर ठहरा। ये जगह कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत थी और संथाल कबायली लोगों की अहम जगह भी थी, जो अपनी खास और रंगारंग तहजीब और सकाफत के लिए जाने जाते थे। यूनिवर्सिटी कायम करने के बाद
उनके अहम तरजीहात में आर्ट का एक अहम शोबा कायम करना भी था, ताकि तालिबे इल्मों को वो सारे मौके फराहम किए जा सकें जिससे उनके अंदर का फनकार जिला पा सके और अपनी तख्लीकात को निखार सके। This college, Government College of Art and Craft, that is established by the British ruler. This college established for a particular purpose nowadays, which we call the outsourcing. So the British rulers, they had not a very noble intention to promote the Indian art in its own soil. It is to be said that Britishers believe art is only that which Britons believe the art means what. उन्होंने अपने ज़माने के मशहूर मारूफ मुसव्विर नंदलाल बोस को इस शोबे का सरबराह मुकर्रर किया, जिनकी तस्वीरें उन्हें बेहद पसंद थीं और एक मुसव्विर के तौर पर उनकी बड़ी इज्जत करते थे। इस शोबे का नाम उन्होंने कला भवन रखा, जो आज भी कायमो दायम है। इस मशहूर शायर और मुसव्विर की पैदाइश बंगाल के एक बेहद मशहूर और मारूफ घराने में हुई थी। 7 मई 1861 को वो कलकत्ता के जोरासंको के मुकाम पर पैदा हुए। वो कुल 14 भाई बहन थे और उनका नंबर 14वां था। उनके वालिद का नाम देवेंद्रनाथ था, जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते थे और कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते थे। वो ब्रह्म समाज के एक नुमाया लीडर थे। इस तरह मुसव्विर शायर रविंद्रनाथ की शुरुआती जिंदगी एक अच्छे माहौल में बसर हुई, जहां अदब और दीगर फनून का चर्चा होने के साथ साथ मजहब व रूहानियत का भी जिक्र खुसूसी तौर पर होता रहता था। यही वजह है कि उनकी तहरीरों और मुसव्विरी में मजहब और रूहानियत का रंग भी गालिब दिखाई देता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट आए थे इस कॉलेज में, रहते थे। द अदर स्टोरी, वी आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर and he used to work here. We are sitting here just say 15 feet away from this spot, there beside the window. अब देख सकते हैं एक फोटो उनका लगा हुआ है, उसमें वो पेंटिंग कर रहे हैं। And very strange, Rabindranath Tagore's painting started here in this spot. Just imagine, Rabindranath Tagore was inspired by staying here. मजहबी एतबार से वो वेदों और उपनिषदों से बहुत मुतासिर थे, साथ ही वैष्णव तहरीक से भी रूहानी ग़िज़ा हासिल करते थे। उन्हें बचपन से ही तस्वीरें बनाने का शौक था। इस फन की तरफ उनका झुकाव खास तौर पर उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ की वजह से हुआ। एक तरह से वो इस फन के उनके पहले उस्ताद थे। बड़े भाई की सोहबत में उन्होंने ठीक तरह से ब्रश पकड़ना सीखा और कैनवस पर उतारना सीखा। रंगों की समझ भी उनके अंदर परवान चढ़ने लगी थी। रविंद्रनाथ टैगोर सबको ही जानते हैं। ही वॉज अ ग्रेट प्ले राइट, इतिहास लिखते थे, गाने लिखे हैं, सॉन्ग्स, लिरिक्स, over thousands of lyrics, every moment, every second of life उन्होंने हर चीज़ पर लिरिक्स लिखे हैं। और जहाँ तक उनकी चित्रकला के बारे में, पहले वो स्क्रिबल करते थे, चिट्ठी लिख के, फिर जहाँ पे काटना होता तो काट के वहाँ पे एक फॉर्म बनाते थे और उस फॉर्म से वो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट उसकी उनके पेंटिंग के बारे में आगे निकला वो। एंड जहाँ तक है, आई थिंक ही वॉज प्रॉब्ली one of the first modern painter in India. 22 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर शादी के बंधन में बंध गए। उनकी बेगम का नाम मृणालिनी देवी था।
9 दिसंबर 1883 को उन्होंने अपने सर पर शादी का सेहरा बांधा था। इस कामयाब शादीशुदा जिंदगी से उनकी 5 औलादें हुईं। टैगोर ने जब शायर की हैसियत से आलमी शोहरत हासिल कर ली तो उनके दिल में ख्याल आया कि वो एक ऐसा इदारा कायम करें जहां तालिबे इल्मों को कुदरती फिजा में अपना हुनर निखारने का मौका मिल सके, क्योंकि वो ऐसी तर्ज तालीम को पसंद न फरमाते थे जहां जोर सिर्फ डिग्रियां हासिल करने पर होता था। नोबेल इनाम हासिल करने के बाद उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त शांति निकेतन में ही गुजारा ताकि खुद अपनी आंखों के सामने उस पौधे को बड़ा होते और फलते फूलते देखें, जिसे उन्होंने बड़ी हसरतों और जतन से लगाया था। रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई तस्वीरें कलकत्ता में न सिर्फ कई नुमाइशों में दिखाई गईं, बल्कि बैरून मुल्क में भी उन्हें ले जाया गया ताकि दुनिया एक मुसव्विर के तौर पर उनकी अजमत का एतराफ़ कर सके। 1930 में फ्रांस में उनकी तस्वीरों की एक बड़ी कामयाब नुमाइश का इनकाद किया गया, लेकिन इससे कब्ल भी ऐसी कई कोशिशें सामने आ चुकी थीं और वो खातिर ख्वाह पजीर हासिल कर चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट होने के साथ साथ 65 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग को अपनाया। 3000 के करीब पेंट किए काम। वो मेरा मानना है कि उनका उद्देश्य पेंटर बनना नहीं था, बल्कि एक नई भाषा जिसमें ये कैपेसिटी है आपके अंतरतम मन और दृष्टिकोण के उस लेवल तक पहुंचने की जो शब्द नहीं पहुंच पाता, उसको अपनाने। उनकी पेंटिंग है चाइल्ड लाइक है, फ्री हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। हाँ, पोर्ट्रेट है तो वो लाइकनेस वाला पोर्ट्रेट नहीं है, वो इनर पर्सनालिटी को झलकाने वाला पोर्ट्रेट है। क्योंकि उनके लिए वो एक माध्यम था उस बात को एक्सप्रेस करने का जो शायद शब्द नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक दूसरे नोबेल इनाम याफ्ता अदीब रोमन रोनाल्ड से हुई, जिनसे उन्होंने मुसव्विरी के मौजू पर लंबी और तफसीली गुफ्तगू की, जिसकी रूदाद उनके मशहूर रिसाले में 3 जुलाई 1926 के एडिशन में शाया हुई। उन्होंने लिखा कि टैगोर को बहुत गहरा लाल रंग बहुत कम पसंद है, इसलिए उन्हें इटली के गांव के घरों के लाल रंग पसंद नहीं आए। उनकी पसंद बनफशई और नीला रंग है और हरे रंग के वो दीवाने थे। उनके स्टाइल एक यूनिक थे और मीडियम भी बहुत इकोनॉमिकल थे। पेपर ही यूज़ किया, उन्होंने ऑयल कैनवस मेरे ख्याल रिकॉर्डेड पीस सिर्फ एक है, कभी उन्हें ऑयल में गए नहीं है। जो हाथ के सामने था उनके वही वो यूज़ करते थे, पेन, इंक और इंक कलर, इंक ब्रशेस। वाटर कलर भी बहुत कम, क्रेयॉन पेस्टल भी किया है उन्होंने, जो सामने आसानी से मिलते थे। उसी दौर उनकी मुलाकात एक दूसरे नोबेल इनाम याफ्ता फ्रांसीसी शायर सेंट जॉन पर्से से हुई। उनसे भी जहां उन्होंने अदब और शायरी पर तफसीली गुफ्तगू की, वहीं उन्होंने मुसव्विरी पर भी दिल खोलकर बात की और उनकी राय को सुना और अपना मखसूस नजरिया भी पेश किया। रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा यही चाहते थे कि मुसव्विरी में भी वो कुछ अच्छा और नया करें और साथ ही उनमें नए तजुर्बात को भी रोशन करें। उन्होंने लकीरों और रंगों के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो दी। उनकी इस मैदान में जरखेज़ी का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज एक दहाई के वक्फे में 2500 यानी 2500 से ज़्यादा तस्वीरें और स्केच बनाए, जो उनकी इस फन में
बड़ी कामयाबी की दलील है। आज भी उनमें से लगभग 1500 के करीब पेंटिंग्स और स्केच शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में महफूज हैं। Rabindranath, like his brothers, started doing, drawings and portraits apparently quite early in his life. And we know from his autobiography and from his letters that he also tried to paint when he was very young. But from these same sources, his letters and his biographical writing, we know that he didn't think that he had the talent for becoming an artist. So sometime around 1900, he gives up the effort to become an artist. But although he gave up this effort, there were two things he did. One was he continued to interact with other artists in his family and artists in Kolkata at that time, and try to give a new direction to Indian art. And that was his contribution as a catalyst of modernism in Indian art. टैगोर की बनाई तस्वीरों में रूहानियत का रंग बेहद गालिब नजर आता है। इसीलिए वो रात और अंधेरे का इस्तेमाल कर तस्वीरें बनाना बेहद पसंद करते थे। ये उन्हें एक अजीब किस्म की जादुई दुनिया में ले जाती थीं। उन्होंने खुद अपनी बनाई तस्वीरों के बारे में एक मौके से कहा था कि मेरी बनाई तस्वीरें लामुतनाही खामोशी में एक छोटे से बुलबुले के मानिंद हैं। दिली जज्बात के इजहार का ये एक पुरअसर जरिया है। वो कहा करते थे कि तस्वीरों के जरिए एक मुसव्विर एक ऐसी जादुई दुनिया की तख्लीक करता है जिसको देखकर आप मबहूत हुए बिना नहीं रहते। लोग अक्सर मुझसे मेरी बनाई तस्वीरों के बारे में पूछते हैं, मगर मैं अपनी तस्वीरों की मानिंद ही खामोश रहना पसंद करता हूँ। खामोशी ही इन राजों को अया करने के लिए काफी है। So it is this skills that he had as a fine calligraphic writer that was the basis of his image making. And his skills of the artist Rabindranath painting grew out of his skills of writing. This is something he has written about. He thought his skills of writing was the basic training in the rhythm of drawing. So his tools were also largely common. Pen and ink, which was his main tool as a writer, also became his main tool as a painter. Only that he moved, when he began to paint, he moved from black or blue ink to colored inks. So he used different kinds of pens, not merely the pens that he used to write, but he also used reed pens, which gave lines of various thickness and various kind of flexibility and articulations. 1930 में फ्रांस का सफर कई एतबार से बेहद मुफीद व कारआमद रहा। एक मुसव्विर के तौर पर उनकी जिस कदर वहां पजीराई हुई, उससे उनका हौसला बेहद बुलंद हुआ। Now, for instance, as a short story writer, he was a creator of characters. That is what a writer does. Look at life around, people around, and turn them into characters. Now, as a painter of the human face, this is what Rabindranath tried to do. Similarly, he was a playwright, a theatre director, and an actor himself. So he's familiar with how human gesture takes on dramatic and sometimes narrative qualities, and these began to pervade his paintings. तस्वीरों की ये नुमाइश उस जमाने की मशहूर आर्ट गैलरी ईगल में मुनक्किद की गई थी और 5 से 19 मई 1930 तक जारी रही। In 1931, in downstairs, Samara College का जो ग्राउंड फ्लोर है, उसमें उनका फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुआ था। उसमें करीबन 300 पेंटिंग था, उसमें सिलेक्ट करके 150 डिस्प्ले किया गया था। That same painting went to Berlin, went to Paris, and Rabindranath became the internationally famous painter.
because they never saw such painting from India. They saw Raja Ravi Verma, they saw other folk paintings, but Rabindranath Tagore was totally different. And till date, I feel he is the only modern painter of India. I know people will contradict it, they may not like it, but I believe it. And so many other artists also. उस दौरान बेशुमार लोग उनकी बनाई तस्वीरों को देखने के लिए आए। पेरिस में इस कामयाब नुमाइश के बाद उनकी तस्वीरें यूरोप के दूसरे मुल्कों में ले जाई गईं, जैसे जर्मनी, स्वीडन, रोम, रूस, अमेरिका और बर्तानिया वगैरह। जर्मनी में तो लोग उनकी तस्वीरें देखकर दीवाने से हो गए। And around this time, when he traveled in 1924 to Argentina, these doodles were noticed by Victoria Ocampo in his notebooks. And Victoria Ocampo was struck by the image quality of these doodles, and she drew his attention to their graphic quality and to their expressive power. And probably that was the time he began to take his doodles even more seriously and thought of becoming an image maker once again. उनकी शोहरत की ये धूम ऐवान सदर तक भी पहुंची और उस जमाने के जर्मनी के सदर और कई अहम वुज़रा उनकी तस्वीरों की नुमाइश देखने के लिए आए। मशहूर व मारूफ साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी खुद को उन तस्वीरों को देखने से ना रोक सके। उनकी तस्वीरों से मुतासिर होकर एक जर्मन तालिब इल्म ऑज़वर्ल्ड मेलोरा, जो म्यूनिक अकादमी ऑफ आर्ट के तालिब इल्म थे, उनके फ़न की बारीकियों को सीखने और समझने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र किया और 3 सालों के क़याम के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर को बेशुमार तस्वीरें बनाते हुए देखा और इसे अपने कैमरे के लेंस से कैद भी किया और उन पर एक फिल्म भी बनाई, जो आज भी एक दस्तावेजी फिल्म की हैसियत रखती है। Where tireless striving stretches its arms to its perfection. टैगोर खुद फरमाया करते थे कि दुनिया उनसे रंगों के जरिए बात करती है और मेरी रूह मौसीकी के जरिए से जवाब देती है। In early 1932, he had 2 exhibitions in Kolkata, and so you can see he was first shown as an artist abroad and then in India. And from there on till his death in 1941, he continued to keep painting, and he did almost 2,500 paintings in this short period. And that added a new phase to his career as a creative person. दुनिया में भला किसे दवाम हासिल है? हर कोई अपनी एक मुकर्ररा और तयशुदा जिंदगी गुजार कर एक दिन रुखसत हो जाता है। मगर जहां अक्सर लोग गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, वहीं बाज लोग अपने गैर मामूली कामों की बदौलत हमेशा जिंदा रहते हैं। टैगोर उन्हीं चंद अहम शख्सियात में से एक थे। 7 अगस्त 1941 को दाई अजल को लब्बैक कहने के बाद वो आज भी हमारे ज़हनों में इसी तरह महफूज हैं जैसा कि वो अपनी ज़िंदगी में थे। हिंदुस्तान इस अजीम मुसव्विर, शायर व अदीब को हमेशा याद रखेगा और दिल के नेहा खानों में जगा देगा।